एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग फिर से आ गए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन लेके। आज की वीडियो में हम सीटेट के 11 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे और सीडीपी का पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके वीडियो देखिए, चैनल पे वो अपलोडेड है। अभी आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज डिस्कस करेंगे। इसमें हम 1 से 15 तक का क्वेश्चन यानी ईवीएस का एनसीईआरटी पार्ट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका पेडागोजी पार्ट यानी उसके बाद 16 से 30 तक का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि आज शाम को 4 बजे अपलोड हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि सीटेट ऐसा एग्जाम है जिसमें 60-70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो चलिए ठीक है, देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिनका भी अभी 20 अगस्त 2023 को वो सीटेट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मेरी तरफ से उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप जो आप पढ़ के जाए उन्हीं सारे टॉपिक से, उन्हीं सारे क्वेश्चन से, आप कंटेंट से आपका क्वेश्चन आए, जिससे आप उसे बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया गया? होल मूंग और चना सीड्स आर डिप्ड ओवरनाइट इन वाटर and left a day or two. The part of sprouts which develop first is, मतलब स्प्राउट्स का सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप होगा, ये पूछ रहा है। आइए हिंदी में भी देख ले क्वेश्चन। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर एक दो दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है, तो आपको पता है कि अंकुरित कौन सा भाग होता है? जड़ ही तो अंकुरित होती है, जड़ अंकुरित होती है। इसीलिए अगर खेतों में जब बोया जाता है ये मूंग या चना या कोई भी बीज, तो उसकी जड़ ही अंकुरित होती है, इसीलिए उसमें पानी दिया जाता है। पानी दिया जाता है तो उससे क्या होता है, जड़ें अंकुरित होती हैं और वो फसल का रूप ले लेती हैं। जड़ों से ही तो पेड़ पौधों का निर्माण होता है, फसल बनती है। तो वो फसलों का रूप ले लेती हैं, धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं और उनमें फिर बीज और सारे मतलब फसल आती है, अनाज आता है उसमें। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जड़ें ही विकसित होती हैं, ये सभी आपको पता है और आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। चना खाना, भिगोया चना बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, बहुत सारे लोग हेल्दी डाइट के रूप में उसे सुबह सुबह जरूर खाते होंगे। तो आप देखते होंगे कि उसमें जो है उसमें आंखें निकल जाती हैं। जो चना होता है उसकी जो वो निकलते हैं, सॉरी जड़ें निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम देसी भाषा में? आँखा। तो वो आँखें उसके निकलती हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए भी। तो आपने इसको देखा भी है, एग्जामिन भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में दिया गया है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विथ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। कौन सा कलर देगा? ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। मांड की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? पहला दिया गया नीला काला, दूसरा है नीला बैंगनी, तीसरा है नीला नारंगी, चौथा है नीला हरा। तो ये बाकी के तीनों गलत है, इसमें नीला काला रंग ही आता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि नीला काला रंग आता है स्टार्च का अगर परीक्षण किया जाए तो आयोडीन की के सोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। वेरी डिजीज डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। यानी कि वेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 नहीं होगा। आपको पता है विटामिन B12 से जो है क्या होता है, विटामिन B12 मेनली किस में पाया जाता है? ये ज़्यादातर मांसाहारी भोजन जो है, नॉन वेजिटेरियन, इनमें जो नॉन वेज खाते हैं उनमें कभी B12 की कमी नहीं आएगी, क्योंकि अंडा मांस मछली इसमें ये विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करें बेरी रोग की, तो बेरी रोग ये विटामिन B1, बेरी B1, तो थोड़ा सिमिलर भी साउंड कर रहा है और यही इसमें सही आंसर होगा, विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट। जूट के पौधे से पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बीज से नहीं प्राप्त होता, पत्ती से नहीं प्राप्त होता, फूल से भी नहीं प्राप्त होता, ये किससे प्राप्त होता है? तने से। तो ये जूट का पौधे से हमें जूट उसके तने से प्राप्त होता है। बाकी की ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट, कौन सी एक जड़ नहीं है? तो रेडिश, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, पोटैटो। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? तो मूली एक जड़ है जिसे हम खाते हैं। आप देखते होंगे नीचे उसका धीरे धीरे, सॉरी, नीचे धीरे धीरे उसका पतला होता जाता है आकार, तो उसकी जड़ ही होती है जिसे हम काट के फिर उसको खाते हैं। शकरकंदी में भी जड़ें होती हैं, आपने देखा ही होगा कि उसका भी मूली के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है नीचे के साइड में। अगर देखा जाए तो उसकी जड़ को हम लोग काट के अलग कर देते हैं, बाकी फिर बाकी का पार्ट खाते हैं। और टैपियोका भी सिमिलर ही है, टैपियोका में भी जड़ें होती हैं। लेकिन अगर आप आलू को देखेंगे तो आलू में कोई जड़ें नहीं होती। आलू अगर देखेंगे वो गोल मटोल जड़ों से ही आलू का निर्माण हो जाता है। मतलब आलू जब बोया जाता है तो जो उसकी जड़ें पैदा होती हैं उन्हीं जड़ों में ही आलू का निर्माण हो जाता है। आलू में कोई जड़ नहीं होती, आलू गोल आकार का होता है। तो मैं अभी क्या बता रही हूँ, आप लोगों ने ऐसे बोल रही हूँ जैसे आलू आप लोगों ने देखा ही नहीं है। तो लेकिन सही ऑप्शन यही हो जाएगा, आलू। ठीक है, बाकी के ये तीनों गलत है क्योंकि इन सभी में जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है? तो इसमें पीपल तो परजीवी होगा नहीं। पीपल आपको पता है कि इतना विशाल वृक्ष होता है, ये खुद से अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। सारा कुछ खुद पे डिपेंडेंट है। ये इतना बड़ा भी होता है, इतना विशाल होता है, वो दूसरों को इतना कुछ देता है, ऑक्सीजन देता है, और कितना पर्यावरण के लिए भी बहुत ही लाभदायक पौधा है। तो ये परजीवी कैसे हुआ? बल्कि ये तो दूसरों को जीवन दे रहा है, जीवनदायिनी है। तो पीपल परजीवी नहीं है। और अंगूर भी परजीवी नहीं है, मनी प्लांट भी परजीवी नहीं है। ये लोग खुद जो है अपना वो बनाते हैं। ये अमर बेल जो है, ये जो है परजीवी एक पौधा है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। अमर बेल ही ऐसा पौधा है जो परजीवी है, और ये सीटेट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स आर डिसअपीयर्ड बाय एनिमल्स, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें सहजन दिया गया है, मैमल दिया गया है, आक दिया गया है। आक यानी मदार, मैमल और सहजन। तो सहजन का वृक्ष ये सब हमको लगाना पड़ता है, लेकिन मतलब पशु जो है नहीं लगाते ना, उनके विस्थापन द्वारा ये सभी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर आम की बात की जाए तो आम के इतने सारे बगीचे होते हैं, जंगलों में भी होता है। तो कभी गिलहरी, कभी तोता, कभी कौवा, कोई भी चिड़िया या कभी कोई और जानवर, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे आम लिया, सभी पशु पक्षी सभी लोग आम खाते हैं, बशर्ते उन्हें मिले। अगर पक्षियों को तो मिल जाता है, पौधों में पेड़ में रहता है तो वो लोग बैठ के वहाँ पे खा लेती हैं। लेकिन जानवरों नीचे गिरता है तो जानवरों से पहले इंसान ही ले लेते हैं आमों को, तो उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन कभी कभी कुछ आम ऐसे होते हैं जो सड़े होते हैं या कुछ भी, तो उनको जो है गिलहरी लेके कहीं मतलब खाते हुए कहीं और लेके गई, तो वहाँ पे उसके सीड्स पहुँच गए, तो वहाँ पे भी एक पौधे का निर्माण हो जाएगा। कभी कोई चिड़िया अपने चोंच में आम को भर के लेके जा रही है, सीड्स उसका फिर उसके मुंह से गिर गया, तो जहाँ गिरा वहाँ पे एक पौधे का निर्माण हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आम ही एक ऐसा पौधा है जो पशुओं द्वारा विस्थापित होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशुएं ही विस्थापित करते हैं, इंसान भी लगाते हैं, लेकिन पशुओं द्वारा भी होता है। तो बाकी के सारे गलत हो जाएंगे, आम सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। Which of the following is referred to as cotyledons? तो इस निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीजावरण को, भ्रूण को, बीज पत्ती को, बीजांड द्वार को। तो बीज की जो पत्ती होती है, पत्र यहाँ पे बीज पत्र पहले ही लिखा तो उसी को थोड़ा ब्रॉड में लिख दिया गया बीज पत्री। तो बीज पत्री को ही बीज का पत्र कहते हैं। ठीक है, तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश वाले देख लीजिए। आइए हिंदी पे चलते हैं। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? नाइट्रोजन जोड़ने वाली, ठीक है। स्वीट पी मटर का पौधा, ये नहीं है, गलत है। बगीचे वाले मटर, गार्डन पी, ये भी गलत है।
तीसरा सही ऑप्शन है तुलसी। तुलसी इसीलिए एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तुलसी बहुत ही लाभदायक पौधा है हर तरह की बीमारियों के लिए। कभी कभी घावों पे उसे अगर रगड़ के लगाया जाए तो वो औषधि का काम करता है। फिर अगर खांसी जुकाम सर्दी है आपको तो आप उसकी पत्तियों को चबा सकते हैं या उसका काढ़ा भी बनता है। तो आप इस तरह से तुलसी बहुत बहुत ही उपयोगी पौधा है। और उपयोगी इतना क्यों है क्योंकि इन जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। तो यही तुलसी सही ऑप्शन हो जाएगा, मूंगफली भी गलत रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देख लें। 70 में क्या दिया गया, द अरेंजमेंट ऑफ वाइन्स बीन्स एंड द, मैंने तो इसको बताऊंगी, एक मिनट इरेज करती हूँ। The arrangement of veins and beanlets in the leaf is termed as, फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये हिंदी में भी देख ले। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। तो ये सिरा विन्यास है, आपको सभी को पता होगा। थोड़ा भी अगर बेसिक सी बायोलॉजी भी पता होगी तो ये पता होगा कि पत्ती में सिरा और सिराएं जो होती हैं, छोटी या बड़ी सिराएं, सभी को क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास, मतलब सिरों का विन्यास यानी कि विस्तार। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आइए एक एक करके ऑप्शंस देख लें। पहला है कोयला। तो आपको पता है कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन क्या है, वो ईंधन जो जीवाश्मों के द्वारा बनता है। तो कोयला भी तो जीवाश्मों से ही बनेगा, क्योंकि देखिए जब भूस्खलन होता है या कोई भी भूसन्नति या कुछ भी होगा तो पेड़ पौधे या जीव जंतु जब जमीन के नीचे दब जाते हैं तो कई करोड़ों साल बाद मतलब पृथ्वी के आंतरिक दबाव से, कंप्रेशन से, प्रेशर से, तो क्या किसका निर्माण होता है, कोयले का। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो लेकिन निर्माण किससे हो रहा है, जीवाश्मों से ही तो हो रहा है। यानी पौधों, जानवरों और मनुष्यों, अगर जो भी ऐसी जीवाश्म चीजें, जीव जिसमें जान हो, जीवधारी चीजें अगर जमीन के नीचे दब जाती हैं तो उनसे जिन फ्यूल्स का निर्माण हो तो उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो कोयले का निर्माण तो ऐसे ही होता है। पेट्रोलियम का निर्माण भी ऐसे ही होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। बचा क्या, बचा यही लकड़ी। तो लकड़ी आपको पता है जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि लकड़ी जो होती है जब सूख जाती है तो मतलब एक सिंपल प्रोसेस है। लकड़ी जो है जीवाश्मों से निर्माण लकड़ी का हो ही नहीं रहा है, ये खुद में ही एक प्रोडक्ट है, इसका किसी चीज से निर्माण नहीं हो रहा है। तो लकड़ी का खुद से ही निर्माण हो रहा है, उसके तने से निर्माण हो रहा है, इस वजह से लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है और यही सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ये तीनों गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है ज्वार भाटा ऊर्जा, तीसरा है भूगर्भिक ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा है जीवाश्म ईंधन। तो इसमें यही परंपरागत स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन। ये मतलब एक टाइम के बाद ये कन्वेंशनल सोर्स है। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। इसी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमें उनको बहुत सोच समझ के, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो जीवाश्म ईंधन इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसे नहीं किया जा सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में दिया गया, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। तो आपको पता है वाष्प के रूप में जो जल की क्षति होती है पौधों के ऊपरी भाग में, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये सब बेसिक बायोलॉजी है, ये सब इतना तो आप लोग को पता होना ही चाहिए। ये वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीजें आपको, या प्रोटीन विटामिन की कमी, ब्लड ग्रुप, और ये सारी चीजें बेसिकली, मतलब ब्लड ग्रुप, डिजीज, किस विटामिन से कौन सी कमी होगी, कौन सी बीमारी होगी, उसकी पूर्ति कैसे होगी। तो ये सब बेसिक बायोलॉजी है और ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इतनी सारी चीजें तो आपको बायोलॉजी में पता ही होनी चाहिए। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन सही ऑप्शन हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं। अब हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मत आप लोग पढ़ने लगिएगा, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इतना ब्रॉड नहीं पूछा जाता एग्जाम में। लेकिन हाँ,
आपको नॉलेज होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। हिमालय में एप्पल मेडिकल प्लांट इज ओनली फाउंड इन हायर एल्टीट्यूडल रीजन दिस प्लांट इज कैटेगराइज्ड एज। आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखा गया है? तो आइए एक एक करके देखते हैं। अनास्थानिक, अगर हिमालय में ही पाया जा रहा है, कहीं सिर्फ इसमें लिख दिया है हिमालय में पाया जा रहा है, तो अस्थानिक कैसे होगा? एक पर्टिकुलर स्थान पे ही तो पाया जा रहा है, अन्य स्थानिक थोड़ी होगा, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। प्रचुर या बाहुल क्षेत्र में तो पाया नहीं जा रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जा रहा है, सिर्फ हिमालय में पाया जा रहा है, ना कि सब जगह पाया जा रहा है कि वो प्रचुर मात्रा में हो गया या बाहुल्य होगा। ठीक है, तो और स्थानीय, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। एक पर्टिकुलर प्लेस है हिमालय जहाँ पे ये पाया जाता है, इसीलिए ये कौन सा पौधा है? वो है स्थानिक पौधा है, इसे स्थानिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये भी पौधा एक जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, तो वो यहाँ पे थोड़ी मिल रही थी, सब जगह नहीं मिल रही थी, वो भी एक तरह की, वो भी एक तरह का क्या था? स्थानिक पौधा ही था, जो उनको हिमालय पे ही जाके मिलता, तो वहाँ पे वो गए और लेके आए। तो उसी तरह से ये भी एक स्थानिक पौधा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 में दिया गया द प्लांट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इज इन आवर सोलर सिस्टम इज। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो पृथ्वी से छोटा बुध है, सबको पता है। तो आप लोग इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिए, पूरा ये जो है आपका सौरमंडल, उसको सीक्वेंस में याद कर लीजिए, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, तो किसी का भी सीक्वेंस पूछेगा तो आप लोग आराम से बता पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बुध सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 हमने डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, 75 तक हमने डिस्कस कर लिया। 76 से हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।